स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछले पार्ट में समाकलन स्टार्ट किया था और पिछले पार्ट में समाकलन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। समाकलन क्या होता है, समाकलन को क्यों पढ़ाया जाता है और उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये सारी बातों को हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था। और कुछ फार्मूले को भी मैंने लिख करके आपको दिया था और एक दो प्रश्नों की प्रैक्टिस भी की थी। और मैंने ये आपसे बताया था कि आपको फार्मूला याद करके आना है, देखना है उसको, और फार्मूला अगर नहीं भी याद होता है तो आज की वीडियो में हम लोग उसी फार्मूले पर बात करेंगे और उस पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने कुछ फार्मूला आपको लिख करके कल दिया था, यहाँ पर आज देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। आपको केवल 6 फार्मूला हमने दिया था और इसी फार्मूले पर आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्वेश्चन जब हमको देगा तो इस फार्मूले का यूज कैसे करेंगे और उसका समाकलन कैसे करेंगे हम लोग, इस बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फार्मूला है इसका यूज कैसे करना है। जैसे मैंने कल ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर ये जो है यह इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन x पावर n dx है। इसका मतलब मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर x पावर n का समाकलन करना है x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में। और इसका समाकलन करने पर ये आया था, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि x पावर n का जब आपको समाकलन करना हो तो x पावर में ये जो n है इसमें एक जोड़ देते हैं, n+1 बटा में जितना जोड़ने पर ये आता है घात में उसी से भाग देते हैं n+1। ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर x पावर n है तो ये n है, एक कांस्टेंट नंबर है। ये क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर का मतलब अचर संख्या है ये। ठीक है, n क्या है, अचर संख्या है, x वेरिएबल है। यहाँ पर x वेरिएबल मतलब चर है, ये चर। और n क्या है, कांस्टेंट नंबर है मतलब अचर राशि हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर पावर में घात में एक संख्या होना चाहिए। अगर संख्या है और ये वेरिएबल के पावर में कोई संख्या है तब इसका हमको अगर समाकलन निकालने के लिए बोलता है तब हम क्या करेंगे, इसके पावर में n है तो उसमें एक जोड़ देंगे और जितना आएगा घात में उसी से भाग देंगे। क्लियर है इतना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको देता है इंटीग्रेशन x की पावर में 6 दे दिया यहाँ पर dx, x के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करना है। इसका मतलब ये हुआ, तो कल पिछले पार्ट में ही हमने आपको बताया था कि पावर में देखिए यहाँ पर x वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो इसका समाकलन हो जाएगा x पावर में जितना होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो 6 में एक जोड़ेंगे 7 और जितना आता है उसी से भाग भी देंगे और एक कांस्टेंट अपने से यहाँ पर जोड़ दिया जाता है c। अब क्यों जोड़ा जाता है इस बात को मैंने कल के पार्ट में बता दिया है, यानी पिछले पार्ट में बता दिया है। ठीक, क्लियर इतना। तो ये x पावर n के फार्मूले का यूज है यहाँ पर, किस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा फार्मूला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन dx का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्या है ये, 1 है। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 को हम x पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 को x पावर 0 और dx। इसका मतलब कि x पावर 0 का समाकलन करना है तो देखिए 0 क्या है, 0 आपका अचर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x, इसमें एक जोड़ेंगे 0 में तो पावर में 1 और 1 से भाग देंगे तो सीधे सीधे x आएगा इसका। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट नंबर है उसका जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है तो वही वेरिएबल आ जाता है उसका समाकलन। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन 8 dx, यहाँ पर आपको बताना है इसका समाकलन 8 का। तो देखिए जो कांस्टेंट होता है उसको तो बाहर निकाल देंगे 8। अब ये 8 बाहर निकल गया तो यहाँ पर 1 बचा, या तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि इसमें x नहीं लगा है, ये dx यानी x के रिस्पेक्ट में करना है तो बस इसके x लगा दीजिए इसके पास में, 8x इसका समाकलन हो जाएगा और c अपने से जोड़ना पड़ता है कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि 5 का समाकलन क्या होगा, 5 dx, इसका समाकलन क्या होगा तो आप कहेंगे 5 dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर x लग जाएगा। ठीक है, तो 5x हो जाएगा इसका समाकलन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको दे दे कि 7 dy, इसका समाकलन निकालिए, तो यहाँ पर समझिए आप dy लिखा है, इसका मतलब y के सापेक्ष यहाँ पर समाकलन करना है। 7 तो कांस्टेंट है, 7 से नहीं मतलब है, 7 तो 7 ही आएगा। और यहाँ पर dy का मतलब है y के सापेक्ष,
तो इसके साथ y लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका 7y। 7dy का समाकलन क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। पूरा पूरा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कांस्टेंट संख्या देता है, कोई अचर राशि देती है, उसका समाकलन अगर आपको निकालना है तो उसके साथ जिसके सापेक्ष आप निकालते हैं वही वेरिएबल लग जाता है उसके साथ, उस कांस्टेंट के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने y के रिस्पेक्ट में निकालना है यहाँ पर, तो कांस्टेंट 7 है, 7 के साथ y लगा देंगे, हो गया समाकलन। और c तो जोड़ना ही पड़ता है, c कांस्टेंट के लिए कि यहाँ पर c जोड़ना पड़ेगा। जब आप समाकलन करते हैं तो यहाँ पर c जोड़ना पड़ता है। अब क्यों जोड़ते हैं हमने पिछले पार्ट में ही बता दिया है, अगर आप पिछला पार्ट नहीं देखें आप उसको एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर है उसका समाकलन पूछता है तो जिसके सापेक्ष निकालना होता है वही वेरिएबल उसके साथ लग जाएगा। जैसे और देख लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कि इंटीग्रेशन 8dz, यहाँ पर बताइए इसका समाकलन क्या होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है 8 तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको तो बाहर ही निकाल देंगे। तो 8dz यानी कि z के सापेक्ष करना है यहाँ पर, तो z के सापेक्ष बस यहाँ पर z लगा दीजिए। तो 8dz का समाकलन 8z हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। क्लियर इतना। तो आपको दो फार्मूला समझ में आया होगा, एक तो ये कांस्टेंट वाला, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx, मतलब किसी कांस्टेंट का dx के रिस्पेक्ट में जो हम निकालते हैं तो x आ जाएगा और इसके पहले इसका गुणांक हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट और उसमें क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। क्लियर इतना। तो दो फार्मूला आपको समझ में आया, एक तो x पावर n वाला जब देगा आपको तो x के पावर में n में 1 जोड़ देंगे, x के पावर में n में 1 जोड़ देंगे और जितना पावर में आया है उसी से भाग दे देंगे। अब दूसरा क्या बताया मैंने आपको कि अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर देखिए कांस्टेंट का जिसके सापेक्ष निकालना होगा कांस्टेंट के साथ वही वेरिएबल लगा देंगे, उसका समाकलन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन e पावर x dx। देखिए e पावर में x का मतलब x है, यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर ये क्या है, यह चर राशि है यानी वेरिएबल है। तो e पावर x dx का हो जाएगा e पावर x हो जाएगा, ठीक है। e पावर x ही होता है। जैसे यहाँ पर आपसे दे दे इंटीग्रेशन e पावर y, यहाँ पर दे दे और इसका y के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए y क्या है, वेरिएबल है यहाँ पर, तो इसका y के रिस्पेक्ट यानी कि y के सापेक्ष से ही इसका समाकलन निकालना होगा। तो देखिए इसका हो जाएगा e पावर y ही होगा, ठीक है। e पावर y का समाकलन y के सापेक्ष e पावर y होगा। जैसे e पावर x का x के सापेक्ष समाकलन निकालना था तो e पावर x यहाँ पर आया है। उसी तरीके से इंटीग्रेशन e पावर z dz, यानी कि z के रिस्पेक्ट में e पावर z का निकालना है तो इसका e पावर z ही आएगा, मतलब इसके पावर में जो है यही इसका आता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है आपको, देखिए अगर मान लीजिए यहीं पर e की पावर में y है, अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 लगा देता, 2 का गुणा e पावर 2y, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर e पावर x का फार्मूला आपको बताया गया है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर नंबर है तो क्या करें, तो यहाँ पर देखिए 2 को y से अलग नहीं किया जा सकता। तो अगर ऐसा केस हो कि कोई कांस्टेंट इसके साथ लगा हो और इसको इससे अलग नहीं किया जा सकता हो तो बस इससे आप भाग दे देंगे। क्या लगा, इसमें 2 लगा है तो 2 से भाग दे दीजिए, हो गया समाकलन। प्लस c तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए e पावर z dz है, अगर यहाँ पर e पावर 3z होता तब क्या करते, तो देखिए e पावर 3z है, सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, e पावर ये पूरा रहेगा फिर 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए e पावर में 3z है यहाँ पर, तो अब हमने क्या पढ़ा था, e पावर x होता और x के रिस्पेक्ट में तो e पावर x ही आता, तो यहाँ पर e पावर 3z है, z के रिस्पेक्ट में निकालना है तो e पावर तो 3z आएगा ही आएगा। लेकिन हमने पढ़ा था कि यहाँ पर तो केवल x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 का गुणा है और 3 का गुणा है, z को अलग नहीं कर सकते, तो बस उसी 3 से आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्लियर है इतना। चलिए अब आगे चला जाए। अब देखिए धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि इसमें यहाँ पर हो सकता है x न दे के x+1 दे दे, तब क्या करेंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, पहले तो आप बेसिक एकदम जानिए कि यहाँ पर इसका यूज हम कैसे कर रहे हैं, फिर एक एक करके आपको धीरे धीरे आगे समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे। क्लियर है, तो आपको समझ में आइए। अब देखिए यहाँ पर 5वां फार्मूला देखिए क्या कर रहा है,
पाँचवा कह रहा है कि अगर इंटीग्रेशन 1/x dx दे तो 1/x का होगा log x। ध्यान रखिएगा ऊपर एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक, और नीचे x की पावर में 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1/x² दे दे तब भी log x² लिख दे, ऐसा नहीं। 1/x dx का होगा log x होगा। जैसे देखिए इधर इंटीग्रेशन 1/y dy, अब इसका देखिए 1/y है, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इसका हो जाएगा log y। क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा इसका समाकलन। ठीक है, यहाँ पर दे दिया 1/z इंटीग्रेशन dz, z के रिस्पेक्ट में निकालना है, ऊपर एक है तो इसका हो जाएगा log z हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आपसे कि इंटीग्रेशन 5/x dx, इसका आपको बताना है इंटीग्रेशन क्या होगा। तो याद रखिए ये 5 क्या है, 5 कांस्टेंट है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है समाकलन पर। यहाँ पर वेरिएबल भी नीचे बटा में दिया है तो 5 तो बाहर आ जाएगा, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 बाहर, इंटीग्रेशन 5 हट गया बाहर आ गया तो 1 बचा, 1/x dx हो जाएगा। ये क्लियर है। तो अब आप इसको लिखेंगे 5 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 1/x है तो log x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log x प्लस c तो जोड़ना ही पड़ता है, तो 5 log x प्लस का c, ये हो जाएगा आपका समाकलन हो जाएगा। क्लियर इतना। चलिए अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर यहीं पर आपसे दे देता है जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन 1/2x dx इसका, तो आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1/x के रूप का ही है, बस यहाँ पर क्या है 2 का यहाँ पर इसके साथ गुणा कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर कर लेंगे, मतलब 1/2 इंटीग्रेशन ऊपर 1/x dx, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 का जब अंदर इसको ले जाएंगे गुणा करेंगे इसमें तो 1/2x आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका 1/2 1/x dx का log x हो जाएगा, तो log x प्लस का c लगा देंगे, ये आपका समाकलन हो जाएगा। क्लियर इतना। तो समझ में आया आप लोगों को कि 1/x देगा तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इसको देखिएगा, इसको देखेंगे तो sin x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, sin x का जब समाकलन आप निकालेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का cos x हो जाएगा। ठीक है, तो sin x का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x होगा। अगर cos x का समाकलन आपको निकालना है तो cos x का समाकलन sin x प्लस में होगा। ठीक है, प्लस में होगा। देखिए cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, और उसका उल्टा यानी कि sin x का समाकलन हो जाएगा माइनस का cos x, और cos x का समाकलन हो जाएगा sin x प्लस में होगा। क्लियर इतना। चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो यहाँ पर 6 फार्मूला लिखा था आपको कैसे यूज करना है धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे तो नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब बहुत अच्छा तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसमें करा है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, इसका समाकलन करना है। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ब्रैकेट में x के पावर में 2/3 प्लस का 1 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें है आपका इंटीग्रेशन x के पावर में 2/3 प्लस का 1 ब्रैकेट बंद dx। चलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर समाकलन करना है, तो जब भी समाकलन यहाँ पर देखिए 2 टर्म है यानी कि 2 पद है, अगर अलग अलग पद दिया है तो हम समाकलन भी अलग अलग कर सकते हैं इसका। मतलब ऐसे करेंगे, इसको तोड़ करके x के पावर 2/3 का अलग करेंगे। मतलब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन x के पावर में 2/3 इसके साथ dx लगा देंगे। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन 1 है तो 1 dx आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर पहला पद ये दूसरा पद, तो हम दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। जब भी जुड़ा हो, जोड़ हो या तो घटाना हो इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं समाकलन अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग ही करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए x के पावर में 2/3, 2/3 क्या है, कांस्टेंट संख्या है, यानी कि ये इसमें जो है x के पावर n का फार्मूला लगेगा। देखिए इस वाले में x के पावर n इंटीग्रेशन x पावर n dx वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि x वेरिएबल है और पावर में ये 2/3 n की तरह है। n क्या है, एक कांस्टेंट नंबर, तो ये कांस्टेंट नंबर है।
अब इसका समाकलन करेंगे तो आप कहेंगे x के पावर में जो दिया है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 2/3 दिया है, इसमें 1 जोड़ देंगे। अब बटा में, अब देखिए 2/3 में 1 जोड़ने पर जो आया है उसी से भाग देते हैं इसमें। तो इसको देखिए 2/3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5/3, तो 5/3 से भाग देंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए, अच्छा इसका इस वाले का समाकलन हो गया इतना, ठीक है। x पावर 2/3 था तो x पावर में 2/3, इसमें क्या कर दिए 1 जोड़ दिए। एक कांस्टेंट नंबर है, होता है, ये वेरिएबल है, तो इसमें पावर में 1 जोड़ देते हैं, घात में 1 जोड़ देते हैं। अभी घात में जितना आया है इसी पूरे नंबर से भाग देंगे। जब इसको आप हल करेंगे 2/3 में 1 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 5/3, भाग दे दिया हमने। अब देखिए, अभी ये दोनों क्या है, ये प्लस में इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब इसमें जो प्लस का सी लगाते हैं, इसका प्लस का सी इसका लगाएं, इसका लगाएं, अलग अलग नहीं करते हैं, एक ही बार में हम प्लस सी कर देंगे इसको, ठीक है। तो देखिए प्लस है तो प्लस, अब इसका करेंगे तो यहाँ पर बताइए एक है, एक dx, एक का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो बताइए एक क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब एक अचर राशि है। तो अचर राशि का मैंने क्या बताया था कि कोई भी कांस्टेंट संख्या हो उससे नहीं मतलब है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं जो कांस्टेंट संख्या है उसी के साथ में x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x लग जाएगा, मतलब 1x मतलब x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक dx का क्या आ जाएगा, x आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन 8 dx देता, तो ये कांस्टेंट 8 है, 8 तो बाहर आ जाता है, उससे कोई मतलब नहीं। अब dx का क्या हो जाता है, केवल dx बचेगा। देखिए 8 जब बाहर आ जाएगा तो केवल dx बचेगा, और dx का क्या होगा, x होगा, तो 8x हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए 1 dx है तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन जब आप करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1x आएगा, ठीक है, 1x हो गया। अब देखिए इसका अलग अलग हमने किया, अब डायरेक्ट आपको क्या करना होगा, सी जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए और इसके लिए पूरा एक ही में हम सी जोड़ देंगे, एक ही बार सी जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये अब इसको हल कर दीजिए आप, तो आ जाएगा आपका x के पावर में 2/3, और ये जोड़ेंगे तो 5/3, 5/3 बटा में देखिए 3 भाग है, इधर ऊपर चला जाएगा यानी पलट जाता है, तो 3/5, तो आ जाएगा आपका फाइनल उत्तर क्या, 3/5, x के पावर में 5/3 प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका समाकलन का वैल्यू आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन x के पावर में 2/3 प्लस 1 dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोगों को। चलिए अभी ये देखिए दूसरा वाला करते हैं। देखिए धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, आप परेशान ना होइए कि अभी आपको नहीं समझ में आ, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा वाला, ये तो आपका फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा वाला। अब दूसरे वाले का जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x के पावर में 2/3 प्लस 2e के पावर में x माइनस 1/x पूरा ब्रैकेट में dx। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 1 2 3 टर्म है, यानी 3 पद है यहाँ पर, प्लस माइनस से अलग अलग है तो 3 पद है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो अलग अलग करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन x के पावर में 2/3, इसके साथ dx लगा देंगे, फिर प्लस है बीच में तो प्लस, ये वाला प्लस उतार दिए, फिर इंटीग्रेशन देखिए 2e पावर में x, इसके साथ dx लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला देखिए माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx कर लेंगे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन x पावर में 2/3 dx का निकालना है। x वेरिएबल है, इसके घात में ये कांस्टेंट संख्या है, मतलब अचर राशि है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये x के पावर में n के रूप का है तो x पावर n का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, तो यह आ जाएगा आपका x के पावर में 2/3 प्लस 1, घात में 1 जोड़ते हैं, ठीक है, घात में आप 1 जोड़ देंगे। अब जितना आया है घात में उसी से भाग देंगे, उसको हल करिए, 2/3 अब प्लस का 1, तो 3 एकम 3 2 5/3, तो 5/3 ये आ गया इसका समाकलन। x पावर 2/3 का समाकलन निकल गया। अब देखिए इसके लिए प्लस सी करें, इसके लिए प्लस सी करें, इसके लिए प्लस सी, 3 बार करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करने पर लास्ट में आप क्या करिए, प्लस सी लगा दीजिए, एक कांस्टेंट जो जोड़ते हैं प्लस का सी, ठीक है। अब देखिए प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2e पावर में x है, तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी किसी कांस्टेंट या अचर राशि का गुणा हो उसको क्या करिए, बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन के। तो 2 का गुणा है 2 बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या बचा, e पावर x dx का निकालना है यहाँ पर, ठीक है इतना।
अब माइनस इंटीग्रेशन, अच्छा इसका देखिए यहाँ पर 1/x मिला यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, 1/x का समाकलन होता है क्या, log x। मैंने आपको फार्मूला में बताया कि जब भी आपको 1/x मिले, x होना चाहिए यहाँ पर, ऐसा नहीं कि स्क्वायर दे दे, नहीं, पावर घात में 1 होना चाहिए, 1/x होना चाहिए। तो 1/x का समाकलन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बार बार देखिए याद कैसे होता है, याद करने से याद नहीं होगा, उसका बार बार प्रैक्टिस करने से ही याद होगा। तो इसी प्रकार से हम सवाल लेते रहेंगे, जब बहुत मतलब कई सारा सवाल कर लेंगे आप, तो धीरे धीरे आपको फार्मूला याद होता रहेगा, ठीक है। चलिए अब बताइए 1/x का dx मतलब x के रिस्पेक्ट में समाकलन log x हो जाएगा। अब देखिए इसका x पावर में इसको जोड़ देंगे तो 5/3। अब बताइए 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/5 आ जाएगा ये पलट के, ठीक है। अब प्लस 2, अब देखिए यहाँ पर क्या है, e पावर में x है, तो e पावर x का क्या होता है, e पावर x ही होता है, e पावर x, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर ये 2 का गुणा है तो फिर इसमें 2 से भाग भी देंगे, नहीं। अगर 2 यहाँ पर होता, x के गुणा में यहाँ पर 2 होता, तो इस 2 को x से अलग नहीं कर पाते, तब हम सबके बटे में यानी इसमें 2 से भाग देते। लेकिन यहाँ पर x अकेला है, x अकेला है, और e पावर x का ही फार्मूला हमने पढ़ा है कि e पावर x का समाकलन e पावर x ही होता है, तो e पावर x होगा, ठीक है। माइनस का log x। अब बताइए सबका समाकलन हमने निकाल लिया, तो समाकलन निकालने के बाद एक कांस्टेंट जोड़ेंगे प्लस का c, ठीक है। अब ये जो निकला है आपका, ये पूरा निकला है, आंसर हो जाएगा, ये आपका इसका समाकलन हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब बताइए कहीं पर दिक्कत आप लोगों को, समझ में धीरे धीरे आप लोगों को आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए यहाँ पर ये है आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए अब इसको कैसे करेंगे। देखिए वीडियो को रोकिए, आप वीडियो को रोक करके आप इसको ट्राई करने का प्रयास करिए कि आपने अभी तक जो पढ़ा, क्या आपको थोड़ी बहुत भी बातें समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है, करने का प्रयास करिए। चलिए अब देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बताता हूँ। 3 का देखिए सॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर देखिए 6e पावर 3x प्लस का 1 dx, यानी कि यहाँ पर इसका समाकलन करना है, तो बीच में प्लस है। आप कहेंगे यहाँ पर कई पद है, मतलब 2 पद है, तो हम अलग अलग समाकलन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अलग अलग इसको ऐसे लिख लेंगे आप, 6e पावर में 3x इसके साथ लग जाएगा dx, ठीक है। यानी कि इसका अलग करेंगे और प्लस में इसका अलग करेंगे, तो प्लस इसके साथ भी लग जाएगा इंटीग्रेशन साइन 1 dx, ये इंटू में है 1, ठीक है, समझ में। अब इसका समाकलन करिए, तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 6 है तो 6, अब देखिए e पावर 3x है, तो 3 को आप भूल जाइए, बस ये मानिए कि 3x मतलब ये पूरा x है, ये मान करके चलिए। अगर ये 6 तो कांस्टेंट है, तो देखिए 6 कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लेंगे ऐसा, ठीक है। 6 अच्छा कांस्टेंट का मतलब किसी कांस्टेंट का अगर जिसका समाकलन करना है उसमें गुणा है, तो 6 का गुणा है e पावर 3x में, और e पावर x का हमने समाकलन पढ़ा है फार्मूले में कि e पावर x का e पावर x ही होता है। तो यहाँ पर बताइए 6 का इसमें गुणा है, और 6 क्या हुआ, एक कांस्टेंट संख्या हुआ, तो 6 को बाहर कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन e पावर 3x बचेगा और dx। क्लियर है इतना। अब प्लस, अब बताइए यहाँ पर 1 का निकालना है, एक कांस्टेंट है dx यानी x के रिस्पेक्ट में, तो 1x आएगा इसका। अगर यहाँ पर 2 dx होता तो 2x होता, 8 dx होता 8x होता, यहाँ पर 1 dx है तो इसका 1x आ जाएगा समाकलन, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर 6, अब देखिए e पावर 3x dx का निकालना है, तो यहाँ पर देखिए e पावर 3 को भूल जाइए आप, ये मानिए पूरा x है, तो अगर e पावर ये पूरा x होता तो e पावर x, यहाँ पर x के प्लेस पर 3x है तो 3x, ठीक है। तो e पावर x मानिए इसको, तो e पावर x यानी वही आता है उसका। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर x यहाँ पर x ना होकर के x के साथ में किसी संख्या का गुणा है, तो जिस संख्या का गुणा है इसको x से अलग कर पाते हैं कि नहीं, ये सोचिए। तो 3 को आप x से अलग नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि गुणा में है वो। अगर इसको आप अलग नहीं कर सकते तो जिस संख्या से अलग नहीं कर पाते, मतलब 3 को अलग कर ही नहीं पाएंगे, तो बस 3 से आप क्या करिए, इसमें भाग दे दीजिए 3 से, ठीक है। आप भाग दे देंगे, फिर प्लस x है तो x प्लस का c अब जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों समाकलन हो चुका है यहाँ पर। क्लियर है इतना। देखिए समझने का प्रयास करिए, यहाँ पर e पावर 3x है, ये क्या है, ये e पावर में 3x है,
तो आपको फार्मूला बताया गया है, देखिए ई वाला, ई पावर एक्स का समाकलन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ई पावर एक्स होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 लग गया, 3 का गुणा हो गया, तो यहाँ पर ई पावर 3x आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 को x से अलग नहीं कर पाएंगे, इसलिए 3 से भाग भी देंगे। अगर यहाँ पर 5x होता तो यहाँ पर 5x आता, बस उसी 5 से भाग दे देते। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर बताइए ई पावर 3x है, तो ई पावर 3x का 3x, ई पावर 3x आएगा। 3 को x से अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कांस्टेंट नंबर 3 है 3 से भाग दे देंगे। क्लियर है इतना? अब देखिए 3 से 6 कट रहा है, काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, तो ये फाइनल उत्तर आ जाएगा 2 ई पावर में 3x प्लस का x है तो x प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा समाकलन। समझ में आप लोगों को? चलिए देख लीजिए इसको। देखिए इसी प्रकार से आप कई प्रश्नों को जब आप कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे खुद समझ में आने लगेगा और आप करने लगेंगे, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये प्रश्न क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर कर रहा है कि इंटीग्रेशन ax² प्लस bx प्लस का c एक द्विघात बहुपद की तरह है। तो आप कहेंगे यहाँ पर कई पद हैं तो इसको अलग अलग इसको भी करेंगे, तो करेंगे जब, तो a इंटीग्रेशन ax², इसमें dx हो गया, फिर प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन bx dx लग जाएगा, फिर प्लस इंटीग्रेशन, देखिए प्लस है तो प्लस उतारेंगे, c कांस्टेंट c इंटीग्रेशन c dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर a b c क्या है, यहाँ पर देखिए x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में x का निकालेंगे, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब a b c कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, a कांस्टेंट है तो a को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन x² dx। देखिए जो कांस्टेंट होता है उसका अगर गुणा है तो उसको बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन साइन के, तो a को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन साइन x² dx, फिर प्लस। इसी तरीके से बताइए आप, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर बताइए bx है तो यहाँ पर b कांस्टेंट है तो b को बाहर कर लेंगे, b बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है इतना? आप बताइए प्लस, अब देखिए c क्या है, c भी कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर कोई x नहीं है, ये तो dx का मतलब dx से पता चल रहा है कि x के सापेक्ष समाकलन करना है। c कांस्टेंट है, c में कुछ भी नहीं लगा तो कांस्टेंट को बाहर, और dx यानी कि सीधे सीधे कांस्टेंट डायरेक्ट, ये केवल कांस्टेंट है यहाँ पर, तो कांस्टेंट का समाकलन जिसके सापेक्ष निकालते हैं वही वेरिएबल इसके साथ लग जाएगा, तो x लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है इतना। अब इसका देखिए a, यहाँ पर देखिए x के पावर में 2 dx यानी x पावर 2 का समाकलन निकालना है, तो x के पावर में n के रूप का है ये, तो जब x के पावर n के रूप का है तो आप कहेंगे x के पावर में इसमें एक जोड़ देते हैं। देखिए 2 में एक जोड़ेंगे, 2 में एक जोड़ देते हैं पावर में लिखते समय, समाकलन जब में एक जोड़ेंगे 3, x के घात में 3, अब बटा में जो घात में आता है उसी से भाग देते हैं, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब इसका करेंगे तो b है तो b कांस्टेंट। अब बताइए x dx, तो x के पावर में 1 है यहाँ पर, ये भी x के पावर n के रूप का हुआ, तो x पावर में 1 है तो एक और जोड़ देते हैं, जैसे x पावर n होता है तो इसका समाकलन क्या होता है, x के पावर में n+1 बटा में n+1, यानी कि इस पावर जो होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो पावर 1 है, 1 में एक जोड़ेंगे 2, अब बटा में इसी 2 से भाग भी देते हैं, फिर प्लस, इसका समाकलन होकर के cx आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो देखिए ऑलरेडी इसमें c दिया है तो आप यहाँ पर c न जोड़ करके c डैश या c1 ऐसे कुछ जोड़ेंगे, ठीक है, ये कांस्टेंट जोड़ेंगे आप बस। अब ये हो गया आपका, ये समाकलन हो गया, ये आंसर होगा आपका। क्लियर है? तो चलिए देखिए आपको 2 बातें समझ में आया होगी, एक तो आपको ये x के पावर n वाला फार्मूला आपको समझ में आया होगा कि इसका यूज कैसे करना है, अब पहचान लेंगे इसको आप कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे। और दूसरी बात आपको ये पता चला होगा कि जब e पावर x दे या फिर e पावर 2x दे या e की पावर में x के रूप का दे रहा है, ऐसे मतलब x दे रहा है वहाँ पर पावर में और उसके साथ गुणा किसी भी संख्या का दे ऐसा अगर e पावर x वाला देता है तो ये भी आप उसको कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब अगर 1/x वाला देता है तो आप इसका भी कर लेंगे 1/x के रूप का भी, कि 1/x है तो इसका समाकलन log x होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेकर के प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए इसको, अब इसका समाकलन करना है। यहाँ पर sin x प्लस cos x dx, यहाँ पर है sin x माइनस cos x dx, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका सबसे पहले 5वां में बताता हूँ।
इसका कैसे करेंगे आप, तो देखिए अब यहाँ पर बताइए, इसमें प्लस है तो ये एक टर्म हुआ, एक टर्म ये हुआ, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब ऐसे लिख लेंगे इसको, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, ये करेंगे। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था और आपको धीरे धीरे अब याद भी होना चाहिए। साइन एक्स का अवकलन माइनस में कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स, माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का समाकलन, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस, अब कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस का होता है, ठीक है। तो कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स, तो इसका साइन एक्स आ जाएगा। तो फाइनल उत्तर आपका क्या आएगा, इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा आपका साइन एक्स, ये माइनस में है तो माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी लगाना पड़ेगा आपको, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपको याद क्या रखना है कि साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस में कॉस एक्स होगा, ठीक है। साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस में कॉस एक्स, और कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा, प्लस का साइन एक्स होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा आप, इसको बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर देखिए माइनस है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं आप। तो आप इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स का समाकलन यहाँ पर निकालना है, तो साइन एक्स का समाकलन मैंने क्या बताया, माइनस का कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या, सॉरी साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स होगा, ठीक है। साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स, फिर माइनस है यहाँ पर तो माइनस। अब देखिए कॉस एक्स है यहाँ पर, अब बताइए कॉस एक्स है यहाँ पर, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, तो कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन आ जाएगा साइन एक्स। अब देखिए समाकलन हो गया तो प्लस सी एक कांस्टेंट जोड़ते हैं, ये हो गया आपका आंसर, ये होगा समाकलन। समझ में आप लोगों को। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर साइन एक्स का समाकलन आपको निकालना है तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर आपको कॉस एक्स का समाकलन निकालना है, कॉस एक्स डी एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस में होता है ये, ठीक है, साइन एक्स प्लस में होगा। तो आपको याद रखना होगा ये, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, याद रहेगा तब जाकर के आप कर पाएंगे कि साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का समाकलन प्लस का साइन एक्स होगा। क्लियर है इतना। चलिए अब आगे चला जाए। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी यहाँ पर बताया गया आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आपको बहुत धीरे धीरे भी यानी कम भी समझ में आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे हम। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो भी क्वेश्चन मिल रहा है आपको, आगे जितना हम बढ़ते रहेंगे पूरा ये जो पीछे की चीज़ें हैं, ये एक एक ये फार्मूला है पूरा आपको मिलता रहेगा। और उस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, उतना ही आपको ये फार्मूला याद होता जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चनों को जितना अधिक करते रहेंगे उतना ही आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और बहुत ही धीरे धीरे आपको, मतलब कि आपको जितना धीरे समझ में आ सके उस तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा बहुत अच्छे से। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।